हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 10 में आज हम डिस्कस करेंगे नर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के थर्ड केस के बारे में। इससे पहले हमने दो केसेस पार्ट 9 में देखे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में हम थर्ड केस देखेंगे जिसमें कोई भी सोल्यूट किसी एक सॉल्वेंट के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन प्रदर्शित करता है। जब कोई विलय किसी एक विलाय के साथ रासायनिक संयोग में भाग लेता है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के की जो सामान्य इक्वेशन है, सामान्य समीकरण है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लीजिए C1 जो सोल्यूट X है उसकी किसी एक सॉल्वेंट में कॉन्सेंट्रेशन है। जो सोल्यूट X होता है वो किसी एक सॉल्वेंट में रहता है तो उसकी जो सांद्रता है उसको हमने C1 से प्रदर्शित किया है, जहाँ पर कि यह सोल्यूट उस सॉल्वेंट के साथ किसी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेता है या किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज वहाँ पर नहीं होता है। यदि सोल्यूट जो दूसरा सॉल्वेंट है जिसको हमने फेज 2 से रिप्रेजेंट किया है, उस सेकेंड सॉल्वेंट के साथ अगर कोई केमिकल रिएक्शन करता है तो उसकी सांद्रता होगी C2। तो यहाँ पर हम दो सांद्रताएं देख रहे हैं, C1 कॉन्सेंट्रेशन और C2 कॉन्सेंट्रेशन। C1 कॉन्सेंट्रेशन कब होगी? जब सोल्यूट X सॉल्वेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जो C2 कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जब सॉल्वेंट जो कि सेकेंड सॉल्वेंट है जिसको हमने फेज 2 बताया है उसके साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी उसके साथ केमिकल रिएक्शन दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे X प्लस NS और ये इक्विलिब्रियम XNS। यहाँ पर X सॉल्वेंट के साथ केमिकली कंबाइंड होकर के कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है जिसको हमने XNS से रिप्रेजेंट किया है। If alpha is that fraction of solute which enters into chemical combination, अल्फा यदि विलय का वह अंश है जो कि रासायनिक संयोग में भाग लेता है तो वेरियस मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इस प्रकार से होगी। जो अलग अलग आणविक स्पीशीज़ हैं उसकी सांद्रताएं निम्न प्रकार से होगी। यहाँ हम लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनकम्बाइंड सोल्यूट मॉलिक्यूल, जो असंयोजित या हम कहेंगे असंयोगित विलय अणु की जो सांद्रता होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे X से, और X इक्वल टू हो जाएगा C2 1 माइनस अल्फा। तो दिस इज द concentration of uncombined solute molecule. Concentration of complex molecule XNS, जो सोल्यूट जिसने की जो किसी से कंबाइन नहीं हुआ था उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखी है, बट जब सोल्यूट सेकेंड सॉल्वेंट के साथ फेज 2 के साथ कंबाइन होकर के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेता है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी? C2 अल्फा के बराबर। अब अगर हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम अप्लाई करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके हम लिखते हैं तो K इक्वल टू ये समीकरण हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर अगर हमने ये वैल्यू हमने यहाँ से पुट की C2 अल्फा
और जो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और S सॉल्वेंट है ही, और इस प्रकार से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि विलायक अधिक मात्रा में रहता है, सॉल्वेंट इज इन एक्सिस, देन इट्स कॉन्सेंट्रेशन में बी टेकन इज कांस्टेंट। तो हम ये जो सॉल्वेंट है इसको हम कांस्टेंट कर देंगे। तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम चेंज करके इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C2 अल्फा C2 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि सॉल्वेंट या विलायक अधिक मात्रा में रहता है। अब चूंकि आप जानते हो, आपने दो केसेस में भी आगे डिस्कस देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पीशीज। जो हम अभी तक बार बार ये लाइन हम लिखते हुए आए हैं कि जो वितरण नियम होता है वो समान आणविक स्पीशीज की सांद्रताओं के बीच पाया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर दोनों विलायकों में x के एकल अणु के लिए ये होगा, तो सिंगल मॉलिक्यूल x इन बोथ द सॉल्वेंट। तो दोनों सॉल्वेंट के लिए अगर हम x मॉलिक्यूल के लिए हम निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा C1 और C2 1 माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। अब हम इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करें बाय 2 से, तो जो हमें 2 इक्वेशन प्राप्त हुई थी जिसमें हमने लिखा था कि इक्वेशन 2 में हमारे पास था C2 अल्फा और C2 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, और इक्वेशन 3 में है C1 अपॉन C2 1 माइनस अल्फा। तो जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी और एक अदर कांस्टेंट हमें प्राप्त होगा जिसको हमने यहाँ पर KD से लिखा है। तो KD इक्वल टू होगा C1 अपॉन C2 अल्फा। तो विलय का अंश अल्फा जो कि समान विलायक से संयोग करता है वह किसी दिए हुए ताप पर एक कांस्टेंट या स्थिरांक होगा। द फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अल्फा which combines with the same solvent is also a constant at given temperature। और इस प्रकार से इक्वेशन 4 को हम लिख सकते हैं C1 बाय C2 इक्वल टू K। तो चूंकि ये किसी दिए हुए ताप पर स्थिरांक है, इसीलिए हमने इक्वेशन 4 को फिर से लिखी है और हमें इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाती है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि विलय के किसी भी एक विलायक से संयोग करने पर वितरण नियम के मौलिक समीकरण में कोई अंतर नहीं आता, केवल इसके वितरण स्थिरांक का मान परिवर्तित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट विद वन ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट चेंज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, only the value of distribution coefficient has changed। केवल जो वितरण स्थिरांक का मान ही परिवर्तित होता है, वितरण नियम के जो मौलिक समीकरण है उसमें कोई अंतर नहीं आता है। कब? जब कोई एक विलायक किसी एक सॉल्वेंट के साथ कॉम्बिनेशन करता है। तो ये हमने थर्ड केस को डिस्कस किया। आगे हम इससे ही रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन फिनोल डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसको आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस पर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पर ये CH2O लिखा है, देन CCSCl3, यानी वाटर के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूशन है फिनोल का वाटर में और क्लोरोफॉर्म में। तो इन परिणामों की सहायता से फिनोल की क्लोरोफॉर्म प्रावस्था में आणविक अवस्था का हमें निर्धारण करना है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर कंडीशन ऑफ फिनोल इन क्लोरोफॉर्म फेज। जो क्लोरोफॉर्म फेज में जो फिनोल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसकी मॉलिक्यूलर कंडीशन को हमें डिटरमाइन करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आप जानते हैं कि फिनोल क्लोरोफॉर्म में या तो सामान्य अणु के रूप में या फिर
एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के रूप में रहेगा। पहली कंडीशन में C1/C2, या हम कह सकते हैं कि C वाटर बाय C क्लोरोफॉर्म स्थिर होगा, जबकि सेकेंड कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं इसमें कि C1/C2 कांस्टेंट होगा, और जबकि सेकेंड वाली ये कंडीशन देख रहे हो आप, इस कंडीशन में C1 बाय n√C2, या हम कह सकते हैं कि C वाटर बाय n√C क्लोरोफॉर्म स्थिर होगा, और यहाँ पर जो n होगा वो क्या होगा, n इक्वल टू फिनोल अणुओं की वह संख्या जो कि संगुणित होकर के एक संगुणित अणु देगा, एकल संगुणित अणु देगा। तो यदि हम यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखें, ऐसी स्थिति में ये जो वैल्यू है हमें यहाँ पर C वाटर डिवाइड बाय √C क्लोरोफॉर्म, ये सब आप देख रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए यहाँ कांस्टेंट आ रही है। फर्स्ट वाले केस में हमने फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा कि ये मान समान नहीं आते हैं। देख रहे हैं आप कि अगर हम C1/C2 करते हैं, यानी C वाटर बाय C क्लोरोफॉर्म करते हैं, तो ये वैल्यू 0.3 से बनाई, जबकि ये 0.2 आती है और ये 0.1 आती है। तो C वाटर बाय C क्लोरोफॉर्म इज नॉट कांस्टेंट, so it is clear that phenol does not exist as single molecule in chloroform। अगर ये फिनोल जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में रहता है क्लोरोफॉर्म में, तब तो ये कांस्टेंट वैल्यू आती, लेकिन चूंकि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है, इसका मतलब फिनोल क्लोरोफॉर्म में सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर हम n इक्वल टू 2 रखें, तो ये जो रेशो C वाटर बाय √C क्लोरोफॉर्म है, वो रेशो देख रहे हैं आप, ये 0.18, ये भी 0.18 और ये भी 0.18, मीन्स these values are almost constant and hence it can be concluded that phenol exists as a dimer in chloroform। तो जब हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये कांस्टेंट आता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि फिनोल क्लोरोफॉर्म विलयन में द्विक अणु के रूप में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम आणविक अवस्था का पता कर सकते हैं कि फिनोल की क्लोरोफॉर्म प्रावस्था में जो आणविक प्रावस्था होती है, आणविक अवस्था होती है, वो कैसी होती है, कि वो उसके साथ एसोसिएट होता है या सामान्य अणु के रूप में रहता है। तो इस प्रकार से इन दोनों ही कंडीशंस के आधार पर हम ये बात प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच।